पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा जादू है, हर पल तुम्हारा ही इंतजार क्यों है। दिल को समझाऊं पर मानता नहीं, तुम बिन एक लम्हा गुजरता नहीं। शायद इसी को कहते हैं fall in love, दिल उड़ रहा है जैसे ऊपर अब। तुम पास हो तो दुनिया हंसी लगे, हर दुआ में बस तुम ही तुम रहे। सर कैसा रहा, बात बनी कि नहीं? लियाओ कई फॉरेन न्यूज़पेपर्स को अच्छे से जानते हैं। वो इस केस का आर्टिकल छपवाने में हमारी मदद करेंगे। इतने दबाव की वजह से गवर्नर केस से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन मिस मू तो गवर्नर पे के साथ सौदा कर रही है ना, फिर भी हमें प्रेशर टैक्टिक्स अपनानी है। शुभ बहुत ही चालाक है, हमें साम दाम दंड भेद सभी से काम लेना होगा। तुम आ गई, आओ यहाँ बैठो। वहां उसने तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? बहुत थक गई हूँ। हे, गरम है। डील हुई कि नहीं? हो तो गई। जब डील पूरी हो गई है तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? पेशुन एक नंबर का कमीना और लालची इंसान है। 1 रुपया भी नहीं देगा और काम मैं करूंगी सारा। 80% भी कम लगता है। हथियार रखने वाले लोग होते ही खड़ूस हैं। बिना खर्चा किए सब कुछ चाहिए। देखो मेरी जान, हथियार रखने वालों में मैं भी आ गया। अभी तुमने बताया ना। अच्छा तुम मुझे कमाकर तो कुछ देते नहीं हो, उल्टा मेरा ही खर्चा करवाते हो। तुम हो तो सब कुछ मुमकिन है ना? मैंने कहा था ना हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अब वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है। भैया, तुम भाभी से सपोर्ट मांगने के लिए उनको पटाने की कोशिश कर रहे हो। बैठो। तुम अपनी जबान पर लगाम दोगी या नहीं? तुम्हारे ससुर बहुत लालची हैं। पेशाजुन कहाँ है? और हाँ, वो पेशुन ने ट्रायल के बारे में कुछ कहा कि नहीं? नहीं तो बस इतना ही कहा कि मेरे परिवार को न्याय दिलाएंगे। न्याय? मुझे तो उनकी बातें आधी सच और आधी झूठ ही लगती है, पर मुनाफा तो चलता ही रहेगा। अब पेशुन कभी भी शू बोजुन से हाथ नहीं मिलाएगा। अब पलड़ा हमारा भारी है। पलड़ा भारी तो है और कीमत भी। भाभी, कीमत की फिक्र मत करो। जरा सोचो, मैं पेशाजुन से प्यार करती हूँ, बाद में शादी भी होगी, तो कहते हैं ना कि जो तेरा है वो मेरा भी है। ऐसे तुम अपने फैमिली का नुकसान करोगी? और ये ससुर क्या लगा रखा है? भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने तो बस उनके बारे में कुछ कहा है और आप नुकसान की बात कर रहे हैं। और भाभी ने भी तो अब तक आपसे शादी नहीं की, फिर भी पैसे खर्च कर रही है ना। इसका मतलब ये है कि भाभी भी खुद का नुकसान कर रही है। लगता है तुम्हारा दांत तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ू क्या? भैया,
ओके बाय। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? बदमाश कहीं की। हाँ। दूसरों के लिए अपनों का ही नुकसान। कौन? नहीं 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 नहीं, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। देखो, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम जानती हो मैं तुम्हारा एहसान तुमसे शादी करके ही चुकाऊंगा। चलो, थोड़ी सी चाय पी लो। गरम है। ओके। शुक्रिया। पेशुन ने अपनी जात दिखा ही दी, अब वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। अखबार को हथियार बनाकर वो मुझे डराता है, यानी कि 10 शाओलिन का साथ देने का फैसला कर लिया है। सर, उसने 10 शाओलिन से साझेदारी कर भी ली तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं मिंदा चैंग को कोर्ट सेशन से पहले ही मार दूंगा। नॉर्थ में यांगजे के पास सेना को हमारा आदेश भेज दो, हांग के पास जाकर जमा हो जाएं। गुआंग्याओ से कहो कि माल सामान और हथियार लेकर सेना की मदद के लिए तुरंत पहुंच जाए। सर, लेकिन अभी तो ये आर्मी यांगजे के दक्षिण किनारे पर हमसे लड़ रहे हैं। कहते हैं कि अंधों में काना राजा होता है। अगर वो नीच और चालबाज पेशुन मुझे बिना किसी गवाह या सबूत के फंसाएगा तो शू परिवार का तो नामो निशान मिट जाएगा। मैं शू बोजुन हूँ, ऐसे खड़ा रहकर तमाशा नहीं देख सकता। मैं भी देखता हूँ कि वो मुझे कैसे मारता है। क्या बात है? शू सर ने कहा है कि मार्शल सर को अखबार में दिया जाए। ठीक है, चलो चलो जाओ। सैल्यूट सर, बड़े सर का लेटर आया है। क्या बात है? आपको हांगू पास पर सामान भेजने के लिए कहा है। लेकिन हमारे ट्रुप्स तो यांगसे बॉर्डर पर आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, तो अब ये हांगपू पास का क्या मतलब है? लेटर में कोई वजह नहीं बताई है। आपको वहाँ 5 दिनों के अंदर जाना होगा सर, नहीं तो आपको सजा होगी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। क्या बात है, आजकल तुम बार बार मिल जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्शल शोर पे यहाँ नहीं है, इसलिए टाइम पास के लिए मुझसे मिलते हो? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। हमारे डिनर पर जाते वक्त तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो दोनों यहाँ ना हो। अखबार ले लो, अखबार। मतलब वो दोनों इतने बिजी हैं कि तुम्हारे लिए उनके पास टाइम ही नहीं? मेरा काम तो केस फिर से खुला। तुम्हारे साथ रहना है। शू परिवार का केस फिर से खुल गया। आज की ताजा खबर। अखबार ले हे, लो, इधर आओ। अखबार। मुझे 2 दे दो। हाँ, ये लो। शुक्रिया सर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। शू परिवार का केस फिर से खुल गया। अब पता चला कि असल में अंकल का क्या प्लान था। ये 10 शाओलिन हरामी है। गुआंग्याओ को सब पता था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया। 10 एहसान फरामोश बनेगा, ये तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने अखबार में पढ़ा ना कि केस में नया सबूत मिल चुका है, इसलिए केस को फिर से खोला जा रहा है। 10 शाओलिन तो मुंह परिवार को न्याय दिला रहे हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सबूत फर्जी है। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। देखो तो, तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो, लेकिन क्या वो तुम्हें बीजिंग ले गया? नहीं ना, लेकिन वो मू वंशिंग को ले गया। मतलब तुम गुआंग्याओ की तरफदारी कर रहे हो? तुम्हें इस बारे में कुछ पता भी है क्या? वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाई क्यों उसने? बताई क्यों नहीं? बाहर में चाय, डिनर, बाय। अरे अरे, टेबल बुक हो गया है। मुझे नहीं खाना। अरे बाबा, गलती हो गई। अखबार ले लो, अखबार। हे, सर, कमांडर साहब। जी गवर्नर साहब, क्या बात हो गई? इतनी रात को मुझे याद किया? 10 शाओलिन, ये तुम्हारा किया कराया है ना? क्या सर, आप भी? ये तो शू बोजुन का काम है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा?
तुम्हें लगा कि शू बोजून खूनी है? हाँ, मैं ये नहीं जानता। मेरे सामने ऐसे भोले बनने का नाटक मत करो। और सुनो, इस केस के लिए जज साहब से मेरी बहुत पहले बात हो चुकी है और थोड़े दिनों के लिए इस खबर को छुपा कर रखना था। तो अचानक ये खबर इस विदेशी अखबार में कैसे आ गई? टेन शाओलिन, एम्बेसी में तुम्हारे अच्छे कनेक्शंस हैं। अगर ये काम तुम्हारा नहीं तो और कौन कर सकता है? गवर्नर साहब, अब मैं आपको सच बताता हूं, ये काम असल में मेरा ही है। मुझे डर था कि आप कोर्ट सेशन में केस वक्त पर नहीं शुरू करेंगे, इसीलिए मुझे आपके लिए ये कदम उठाना पड़ा। टेन शाओलिन, तुम्हारी बीवी ने मुझे सिल्वर बॉक्स में गिफ्ट क्या दे दिया? तुम मेरी इजाजत के बिना कोई भी फैसला नहीं ले सकते हो। मैं लूंगा भी नहीं। नहीं लोगे? तुमने फैसला तो ले लिया है और अभी भी भोले बनने का नाटक कर रहे हो। मैंने आपको बताया ना, मुझे डर था कि आप कोर्ट सेशन में केस वक्त पर नहीं शुरू करेंगे। ये मैंने आपके भले के लिए ही किया है। बकवास है। तुम जानते हो, शू बोजून के जितने ट्रुप्स यांगजे नदी पर तैनात थे वो उत्तर की तरफ मार्च कर चुके हैं। अगर मैंने शू बोजून के खिलाफ जंग छेड़ दी तो फर्म से मिलने वाला मामूली पैसा और मुंह परिवार की सारी दौलत भी इसमें कम पड़ जाएगी। कमीना कहीं का। तुम मेरा भला सोच रहे हो, यही कहते रहते हो ना? तो तुमने मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझ रखा है? ये मत भूलना कि तुम फिलहाल मेरे इलाके में खड़े हो टेन शाओलिन। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे परिवार की जिंदगी की डोर भी मेरे हाथ में, याद रखना। अगर फिर से मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। गवर्नर साहब, आपकी काबिलियत पर मुझे जरा सा भी शक नहीं है। आप हमें जरूर मार सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप शू बोजून को दर्दनाक मौत देना चाहते हैं या नहीं? क्या मतलब? शू बोजून बीजिंग में ही है और गाइल्ड हॉल में रुका हुआ है। शू बोजून बीजिंग में है? हाँ, आपने सही सुना। उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने जूनियर को भेजा और पर्दे के पीछे रहकर सब प्लान कर रहा है। गवर्नर साहब, ऐसा मौका आपको जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर अदालत में शू बोजून गिल्टी करार हुआ तो हम उसे तुरंत जेल में डाल सकते हैं। उसके बाद अगर वो जेल में मरता है या खुदकुशी कर लेता है, ये सब तो आपके ही हाथ में रहेगा। लेकिन अगर हमने देर कर दी और शू बोजून बीजिंग छोड़कर वापस चला गया, उसके बाद हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोर्ट में पेशी कल है और मुझे उन्होंने अभी बताया। ये तो साफ है कि वो कमीना पेशून अपनी मनमानी कर रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक रात पहले ही बताया है कि कल 10 बजे कोर्ट में पेशी है। सर, हम एक कदम आगे की सोचें। पेशून ने अब तो अखबारों में भी छपवा दी है, इसीलिए ट्रायल हो जाने दो। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। कहीं वो हमें सोता हुआ तो झड़पना नहीं चाहता? मीन दा चेंग को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त हो गया? फिक्र मत कीजिए, कल उसका आखिरी दिन होगा। वो कसूरवार कार में ही है। फूल खरीद लीजिए, ताजे ताजे फूल। ताजे फूल हैं सर, ताजे फूल हैं, ले लीजिए। गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? कहाँ जा रहे हो? रुको! डरपोक की तरफ क्यों भाग रहे हो? रुको!
मू वॉन्चिंग इस केस की प्लेंटिफ हैं और शो बोजून इस केस के आरोपी हैं। ये केस युआन हांग के खून का है, जो कि चीन के प्रजासत्ताक के 5वें साल में स्वीजिन के सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। इसीलिए इस केस को शुरू करवा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ के क्लर्क सौगंधनामा पढ़ें। चीनी रिपब्लिक के संविधान के अनुसार अदालत में अनुशासन के लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों को इस कानून का पालन करना होगा। उस साल ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये नजर आया था कि मेरे भाई की मौत दोपहर 1 बजे हुई थी, लेकिन जिस वक्त वो बम फटा और मेरे भाई की घड़ी रुकी, वो समय था दोपहर के 3 बजे। इसीलिए शू बोजुन को गुनहगार नहीं पाया गया था। लेकिन हमारे पास ये वीडियो है जिसमें साफ दिखता है जब सेंटोन मारू नाम की जापानी शिप बंदर पर आई, उससे पहले ही वहाँ पर बॉम्बार्डिंग हो चुकी थी। उस शिप का बंदर पर आने का वक्त फिक्स था, जो कि 1 बजे था। और इससे ये प्रूफ होता है कि मेरे भाई की मौत और शू बोजुन ने जो बॉम्बार्डिंग की थी वो दोनों एक ही वक्त पर हुई थी, दोपहर 1 बजे। इसीलिए इस खून का सबसे गहरा शक शू बोजुन पर जाता है। आरोपी प्लेंटिफ ने जो सबूत पेश किया, आपको उसके बारे में कोई शक है? प्लेंटिफ की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं लगती है जज साहब। गवर्नर मू निर्दोष पाए जाने में सबसे जरूरी बात जो है वो बम के फेंके जाने का वक्त नहीं, बल्कि युआन हांग की लाश में बुलेट के छेद थे। अगर बंदरगाह पर बम फेंकने का आदेश गवर्नर शू ने दिया होता जिससे युआन हांग की मौत हुई थी, तो मेरा ये सवाल है कि उसके शरीर में बुलेट के छेद आए कहां से? और तब बंदरगाह पर गवर्नर लू का हुक्म चल रहा था, ये ना भूले गवर्नर शू के आदमी वहां घुस भी नहीं सकते थे। आरोपी प्लेंटिफ ने जो सबूत पेश किया है, आपको उसके बारे में कोई शक है? गवाह है जज साहब। प्लेंटिफ, ऑर्डर, ऑर्डर। मैंने घिनौने अपराध किए हैं। कल तो मुझे फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन मुझे एक और दिन मिल गया। अब तो मेरे बीवी बच्चों को जिंदगी भर पेंशन भी मिलेगा। अब मुझे कोई गम नहीं। ये क्या? मैं मिंदा चेंग इस केस का गवाह हूं। ये 10 साल से भी पुराना केस जिसमें युआन हांग का खून हुआ था, उसके असली गुनहगार शू बोजुन और उसके आदमी थे। और युआन हांग की मौत किडनैपिंग की वजह से नहीं हुई थी। शू बोजुन ने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि गोदाम पर तोप के गोले फेंको, जिससे युआन हांग की मौत हो गई। इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं। इसलिए आज मैं अपनी मर्जी से अदालत में खड़े रहकर वहां जो कुछ भी हुआ था सब सच बता रहा हूं, जिससे शू बोजुन और उसके आदमियों का गुनाह साबित होता है। इसलिए आप न्यायपूर्वक फैसला सुनाएं।
के बिना इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। जी गवर्नर साहब। कोर्ट की पेशी 2 घंटों से चल रही है ना? अब मैं जाहिर करता हूं कि शू बोजून गुनहगार हैं, खून और परजूरी का। चलो चलो अंदर चलो। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। जी सर। चलो। हाँ। चलो चलो सर उधर देखो। चलो जल्दी। बाहर हॉल में जाके खड़े हो जाओ। चलो हॉल की तरफ चलो। हॉल में चलो। जल्दी चलो। चलो जल्दी। ए सुनो, हर रूम को बारी बारी चेक करना और अब सभी मेहमानों को हॉल में बुलाकर बारी बारी सबकी तलाशी लो। जी। चलो वहाँ पर तुम लोग भी चलो, जाओ, पीछे चलो। तुम भी चलो। तुम लोग भी। अरे सर, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तो हमेशा कानून की इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यूसीटी के गवर्नर शू बोजून नागरिकों की हत्या और सबूतों को झुठलाने के गुनहगार हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। और यहाँ सर, यूसिटी में गाइड हॉल तो कुछ व्यापारियों ने हुआंगशो के वक्त बनाया था। गवर्नर शू का हमसे कोई लेना देना नहीं है। डरो नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमें सिर्फ खबर मिली है कि यूसिटी के गवर्नर शू बोजून कुछ समय पहले यूसिटी में आए और यहाँ गाइड हॉल में ही रुके हुए हैं। साहब, आपसे कोई गलती हो रही है। अगर वो बीजिंग में आए होंगे तो जरूर वो लूको होटल में ठहरे होंगे। वो रहने यहाँ पर क्यों आएंगे सर? और यहाँ के रिकॉर्ड्स में उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। शू बोजून बीजिंग में जरूर किसी और नाम से रह रहे होंगे। वो अपने नाम का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सब डरिए नहीं, बस हमारा साथ दीजिए। हमें सिर्फ गुनहगार चाहिए और किसी का कुछ नहीं करेंगे हम। गवर्नर पेई। वातनाबे साहब आप? गवर्नर पेई, यहाँ के जापानी समुदाय ने हमारी मदद मांगी है क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है और उनकी आजादी भी छीन ली गई है। मुझे जानना है कि आखिर माजरा क्या है। वातनाबे साहब, यहाँ जो चल रहा है उससे जापानियों का कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ पर एक खूनी को ढूंढने आए हैं। अच्छा, ये बात है। वैसे हमारी जापानी एम्बेसी का कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ के स्थानिकों की रक्षा करे। मैं इन लोगों को यहाँ से ले जाना चाहूंगा ताकि इन लोगों में कोई डर की भावना न रहे। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी जांच और छानबीन खत्म होने के बाद। ये जरूरी नहीं है। अगर आप जिस खूनी को ढूंढ रहे हैं वो जापानी नहीं हुआ तो फिर भी अगर हमारे नागरिक कोई भी गुनाह करते हैं तो उन्हें कौंसिलर ज्यूरिसडिक्शन का पूरा अधिकार है। इसलिए इन्हें पकड़ने के बजाय कौंसिलेट के हवाले कर देना चाहिए। मिस्टर वातनाबे, आप अपने जापानी नागरिकों की रक्षा करें, उससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमें उनकी एक एक करके तलाशी लेनी होगी। मुझे लगता है कि खूनी जापानी बनकर यहीं कहीं छुपा है। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनके पासपोर्ट्स बारी बारी करके कौंसिलेट ही चेक कर लेगा और आपको इनकी तलाशी लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप सब लोग यहाँ कतार में खड़े हो जाइए प्लीज। अब आप लोग बारी बारी मुझे अपना पासपोर्ट दिखाइए।
सुनो ऑफिसर, तुम हमारे काम में दखल दे रहे हो। तुम्हें इसका कोई भी अधिकार नहीं है। ये गाइल्ड हॉल यूचेंग का है और यहाँ पर यूचेंग के व्यापारी आराम करने के लिए ठहरते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे जापानी क्या कर रहे हैं? मुझे शक है कि इनमें से कोई कुछ छुपा रहा है। गवर्नर साहब, इसकी शक्ल जानी पहचानी नहीं है? ओह मिस्टर वातनाबे, ये चश्मे वाला आदमी हम जिस खूनी को ढूंढ रहे हैं वैसा ही लगता है। क्या मैं इस आदमी का पासपोर्ट देख सकता हूँ? गवर्नर बेई, मैंने खुद पासपोर्ट देखा है, कोई गड़बड़ नहीं है। माफ कीजिएगा साकामोतो जी, लेकिन आप बीजिंग में क्यों आए हैं? माफ कीजिए गवर्नर बेई, लेकिन हमारे कई जापानी चीनी भाषा नहीं समझते। आपकी बात वो समझ नहीं पाएंगे। अब आप सब लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। बान खोया। लगता नहीं कि इन्हें चीनी समझ आती होगी और आपका जापानी नाम इस तरह से नहीं बोला जाता। चीनी न जानने का ढोंग मत कीजिए। आइए, आपसे बात करनी है। लगता है आप भूल गए, मैंने आपसे एक बात कही थी। आप इसमें दखल नहीं दे सकते। ये चाइना है, इनमें से एक जापानी खूनी हो सकता है। मैं जरूर दखल दे सकता हूँ। ठीक है, तो आजमा लो। नहीं कहा, यह चाइना नहीं है, लेकिन हमारे सारे जापानी कॉन्सुलर जुरिस्डिक्शन और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से सुरक्षित है, इसलिए इनकी तलाश लेने का तुम्हें कोई भी हक नहीं। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी दूं, तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुनो ऑफिसर, गन नीचे करो। गवर्नर साहब, देखा, मैंने तुम्हारे सर पर गन रख दी, लेकिन तुम्हारे आदमी मुझ पर निशाना भी ताक नहीं सकते। तुम्हें नाइंसाफी लग रही है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये तुम्हारे सरकार का इलाका नहीं है। तुम चीनी लोग हमेशा हमारे जूती के नीचे ही रहोगे। तुम्हारे ही इलाके में तुम्हें अपनी औकात दिखा दी। चलो अब सब लोग बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। जल्दी जाओ। गवर्नर पे, अब मेरा काम यहाँ पर पूरा हो गया। अब आप अपनी तलाशी जारी रख सकते हैं। चलता हूँ मैं। गवर्नर साहब, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? हाँ, तुम चाहते हो कि मैं जापानियों के सामने फौज लगा दूं? वो लोग अब टिएनजिन जापानीज कंसेशन में ही जाएंगे। उन्हें बीच में कहीं रास्ते में ही रोक लेते हैं।
अगर शू बोजुन कंसेशन में घुस गया तो बहुत देर हो जाएगी। टेन शाओलिन, देखो ये मेरा इलाका है, इसलिए मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। गवर्नर साहब, मैं कोई हद पार नहीं करना चाहता, लेकिन शू बोजुन ने अपने ट्रूप्स भेजना शुरू कर दिया है। अगर आपने उसे ऐसे ही जाने दिया तो हम इस केस को कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। डरो नहीं, मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने भी अपने सोल्जर्स को यांगजे नदी पर पहले से ही भेज दिए हैं। हम शू आर्मी को वहां पूरी तरह घेर लेंगे। उसने कुछ भी किया तो मैं जंग छेड़ दूंगा। फिक्र न कीजिए सर, हम कभी भी शू आर्मी से डरे नहीं हैं। और वैसे भी यांगजे के उत्तर में हमारा राज है, वक्त और जगह हमारे ही फायदे में है। सर, शू बोजुन का सच बाहर आते ही जनता के दबाव से वो मर जाएगा। अगर उसने हमें भड़काया तो हमें जंग छेड़ने की अच्छी वजह मिल जाएगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे शेर जंग लड़ने के लिए तैयार है ना? अगर शू बोजुन अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़कर हमारे हवाले नहीं होता तो हंगू के पास का इलाका ऐसी जगह है जहां उसकी आर्मी भीगी बिल्ली हम बन आपके जाएगी। आदेश का इंतजार करेंगे। चलो चलो। टेन शाओलिन, क्या हुआ? क्या शू बोजुन पकड़ा गया? मुझे माफ करना, वो बच गया। कोई बात नहीं, लोगों को सच का पता तो चल गया ना, और मेरे भाई को इंसाफ भी मिल गया। लेकिन अभी तक मैं तुम्हें असली इंसाफ नहीं दिला पाया हूँ। लेकिन तुमने कोशिश तो की। लियाओ साहब। मिंदा चेंग अंगूठा लगाने गया है। जब फैसला सुनाया जाएगा तुम उसे शंघाई ले जाना। शुक्रिया लियाओ साहब, आपका एहसान रहेगा। ऐसा मत कहो, सुना है कि शू बोजुन बच गया। वो जापानी कॉन्सुलेट हमारी नाक के नीचे से उठा ले गया, जापानी नागरिकों की रक्षा करने के बहाने। जापानी कौंसिल ने हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और कंस्यूलर ज्यूरिसडिक्शन से डराया। मैंने शू बोजुन को जापानी कौंसुलर की गाड़ी में बैठते हुए देखा, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। कसूर तुम्हारा नहीं है, गवर्नर पे भी तो सब देखते ही रह गए ना। ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता था। जापानी कौंसुल ने यह भी कहा कि हमारे देश में ही हम उसके पैरों की जूती हैं। हम चीनी नागरिक जापानियों से कहीं नीचे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? गवर्नर पे की आर्मी भी वहां पर थी, फिर भी किसी ने कौंसुल पर गन तक नहीं तानी। हमारी लड़ाई ताकतवरों को गिराने के लिए भी है और हमारे देश में बदलाव लाने के लिए भी ये लड़ाई है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने अब तक जितनी भी मुश्किलें सही हैं वो सही है या फिर गलत। तुमने सच को सबके सामने लाया है, तो ये गलत कैसे हुआ? हाँ, पेशुन और शू बोजुन दोनों जंग के लिए तैयार बैठे हैं। अगर शू बोजुन पत्याग नहीं करता तो उन दोनों के बीच जंग पक्की है। तब तक कितने निर्दोष सैनिक और लोग ऐसे ही बेवजह मारे जाएंगे। इस जंग की शुरुआत मैंने की है और नतीजा भुगतना पड़ रहा है उन मासूम लोगों को। तो यहां पर मैं सही हूं या गलत? शाओलिन, लोग इसे बेवजह ही जान जाएंगे और इसके कसूरवार होंगे शू बोजुन। लेकिन इस समय खून पानी की तरह बह रहा है। लोग छल कर रहे हैं, हम इससे बच नहीं सकते। घोंसला टूटेगा तो अंडे सलामत नहीं रहेंगे। कोई इस दुनिया से परे नहीं रह सकता।
आइए। हाँ। शू साहब, ये हमारा जापानी कंसेशन है और ये सारी प्रॉपर्टी जापानी कॉन्सुलेट के अंडर आती है। आप निश्चिंत रहिए। चलिए। हाँ। आप यहाँ कुछ देर चैन से आराम कीजिए। मैं जल्दी से किसी को भेजकर शू युआन को भी यहाँ बुला लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वातनाबे साहब। आज आप न होते तो शायद जेल की हवा खा रहा होता। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। आपकी और हमारी दोस्ती तो सालों पुरानी है। वैसे हमारा मिलना तो कुछ ज्यादा होता नहीं है, पर प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे कि आपने हमारी कुछ कम मदद नहीं की है, इसलिए आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको इस बात में दिलचस्पी हो सकती है। मिस्टर वातनाबे, प्लीज बताइए क्या है। मेरा बेटा और गवर्नर पेई का बेटा स्कूल में एक ही क्लास में थे। दोनों भी जापान में पढ़ते थे। कुछ दिन पहले आपका बेटा उससे मिलने गया था, लेकिन उसे रोक लिया गया। बेचारे को अंदर नहीं जाने दिया। पर नौकरों से पता चला कि गवर्नर पेई ने अपने बेटे शाओजुन को नजर कैद कर रखा है, क्योंकि वो उसका स्मगलिंग का बिजनेस चौपट करने की चाह में था। लेकिन मुझे मेरे सूत्रों से पता चला कि यह सच नहीं है। उसका बिजनेस चौपट करने वाला शाओजुन नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा गुआंग याओ है। गुआंग याओ? लगता है आपके बेटे ने यह बात आपसे की नहीं, आपसे छुपाई रखी। मुझे लग रहा था कि शंघाई से आने के तुरंत बाद गवर्नर पेई ने शाओजुन को कैद कर लिया और फिर पेशुन भी आपके बिल्कुल खिलाफ हो गया। क्या इस बात का उनके बिजनेस से तो कोई लेना देना नहीं? इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा गुआंग याओ भी कुछ जानता है, जिसके बारे में तुम्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। शू भोजन को गिराने में तुम हमारे बहुत काम आए हो, लेकिन अभी भी तुम पर खून का केस है। इसलिए अगर मैं तुम्हें शंघाई वापस ले जाऊं तो शायद तुम्हें मौत की सजा ना मिले, पर जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। अगर तुम अभी गए तो शायद तुम जिंदगी भर गुमनाम बनकर रह सकते हो। तय तुम्हें करना है। असल में मेरी जिंदगी तो नरक बन चुकी है। बहुत मुसीबतों से गुजरा हूं। अगर शू भोजन को गिराने का काम ना होता तो मैं अपने आप को कब का मार चुका होता। तुम चिंता मत करो, मु वॉन्टिंगम हांगकांग में ही रहती है, उसका ख्याल मैं रखूंगा। जिंदगी में मुझे अब तुम पर ही भरोसा है, तो प्लीज इसे टूटने मत देना। टेन शाओलिन, भले ही मैं तुम्हें किसी गैंग या गिरोह का सरदार लगता हूं, लेकिन मैं शू बोजुन की हाथ की कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं था। इतने साल हो गए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कोई फैसला नहीं ले पाया हूं। मैं अब ऐसे अंधेरों में रहकर पूरी तरह से थक चुका हूं। वैसे भी इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं किसी की जिंदगी बचाने के काम आऊं तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा, और यही सही रहेगा। आखिर मैं एक सोल्जर हूं। अगर मुमकिन हो तो मैं भी अपनी जिंदगी का अंत सोल्जर की तरह करना चाहूंगा। तुम्हारा भरोसा नहीं टूटेगा। इसे दफनाने के लिए बीजिंग में कोई अच्छी सी जगह तलाश करो।
रातें मैं भी तन्हा था, खामोशियों का एक रिश्ता सा था। भीड़ में रहकर भी खो गए थे हम, दिल के शहर में अंधेरा बसा था। फिर एक दिन तुम यूं सामने आए, जैसे सर्दी में धूप मुस्कुराए। तुम भी तन्हा थे, मैं भी तन्हा था, मिलके लगा जैसे घर मिल गया। कुछ पल के लिए ही सही, मगर दिल को जीने का सबक मिल गया। बातें तेरी अब भी याद आती हैं, रातों को चुपके से रुलाती हैं। हाथों से हाथ जो छूता तेरा, सांसें भी मुझसे रूठ जाती हैं। तुम भी